गौतम अडानी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, सबसे अमीर आदमियों में से एक, और उनका जन्म दिवस था यानी कि बर्थडे था 24 जून को। और उस तारीख को उनका जो पूरा अडानी ग्रुप है वो इकट्ठा हुआ। कहाँ पर? शांतिग्राम अहमदाबाद में। और वहां पर उस दिन रखा गया एजीएम ग्रुप का एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे गौतम अडानी जी ने अपने हर बिजनेस का एक बड़ा बड़ा विजन वहां पे सामने रख दिया कि टारगेट क्या है, कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन्हीं सब टारगेट्स के बीच में उन्होंने एक टारगेट अनाउंस किया जिसने पूरे देश में हेडलाइंस बनाई। वो क्या था कि हम न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर घुसने जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन में घुसेंगे। और क्या टारगेट उसका बोला? हम 10 गीगावाट का पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। और जो भी अनाउंसमेंट्स वहां पे करते जा रहे थे उन्हीं के बीच में एक लाइन आई जहां उन्होंने बोला कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के स्पेस में बहुत बड़ा फोरे करने जा रहे हैं एंड FY35 तक हम 10 गीगावाट का न्यूक्लियर ऑपरेशनल कैपेसिटी यहाँ पे हम सेटअप कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था और पूरे देश में इसके ऊपर हेडलाइंस भी बनी। लेकिन मेरा ये एक सवाल है जो कि आप सबको भी शायद पूछना चाहिए कि यार 10 गीगावाट बहुत बड़ा नंबर है, ये कब तक जाकर के हमें देखने को मिलेगा एक्चुअल में कि हाँ एक प्लांट लाइव हो गया, दूसरा लाइव हो गया, अब सब कुछ होने लग गया है। वो दिन कब आएगा जब रिएक्टर्स सही में बिजली बनाना शुरू कर देंगे? क्योंकि टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर, अनाउंसमेंट करना एक चीज है, रिएक्टर्स को चलाना वो बिल्कुल अलग चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये रिएक्टर तब चालू हो उसके लिए काम अभी चालू होना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अडानी ग्रुप के पास आज के दिन क्या है। उन्होंने जो बोला उसके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होना है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो बनने हैं वो बनाएगी लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है अडानी पावर, जिसके पास आज के दिन लगभग 18.3 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मतलब 18,300 मेगावाट की चालू बिजली बनाने का कैपेसिटी है उनके पास, जो कि अभी इस वक्त ग्रिड को पावर दे रही है। और इसके ऊपर कंपनी ने 23.7 गीगावाट्स एडिशनल कैपेसिटी के ऊपर काम चालू कर रखा है। ये कोई विशलिस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में लॉक्ड इन पाइपलाइन है। मतलब जमीन पर ऑलरेडी काम चल रहा है, सीमेंट लग रहा है, मशीनें लग रही हैं। ये वो बुकिंग नहीं है कि यार बिल्डर ने पैसा लिया और भाग गया। ये वो वाला घर है जिसकी छत आधी ढल चुकी है। कुछ प्रोजेक्ट्स इनमें से ऑलरेडी खत्म होने वाले भी हैं। फॉर एग्जांपल महान फेज 2 लगभग 86% बन चुका है। रायपुर का फेज 2 वाला जो इनका प्लान है वो 54% कंप्लीट है। रायगढ़ के प्लांट का जो फेज 2 चल रहा है वो भी लगभग 47% कंप्लीट है। अगर सब कुछ अब जोड़ दो तो घुमा फिरा के कंपनी FY32 तक कहां पहुंचेगी? 45 गीगावाट के आसपास। अब मजे की बात यहीं पे आती है, FY32 के लिए अडानी पावर का अपना खुद का जो टारगेट है वो है लगभग 45 गीगावाट्स। मतलब समझ रहे हो इस बात का कि कहीं ना कहीं FY32 तक जो भी कैपेसिटी इनकी होगी वो सब की सब कोल बेस्ड होगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर का इसमें शायद एक भी हिस्सा नहीं होगा। ये बात याद रखना क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। अब न्यूक्लियर का टुकड़ा इसके ऊपर जरा रख के देखो, अडानी ग्रुप ने क्या बोला कि FY35 तक 10 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी हम बनाएंगे एक नई कंपनी के थ्रू जिसका नाम है अडानी एटॉमिक एनर्जी, जो कि अडानी पावर के अंडर आती है। अब जरा ध्यान से इसके ऊपर सोच के देखो, इनका जो थर्मल पावर इंस्टॉलेशंस का पाइपलाइन है वो अकेले ही अगर इनको FY32 को इनका टारगेट ऑफ 45 गीगावाट्स पूरी तरह से अचीव करने में हेल्प कर रहा है। मतलब बाकी का जो भी 10 गीगावाट का न्यूक्लियर लगना है वो उसके बाद लगना शुरू होगा और FY35 तक कंप्लीशन होगा। ऐसा इनका पूरा टारगेट है। मतलब घुमा फिरा के 3 साल की विंडो के अंदर ये सारी की सारी न्यूक्लियर कैपेसिटी लाइव होनी चाहिए। अब 1 मिनट के लिए यहीं पे रुक जाओ और जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बहुत ही क्रेजी बात है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया में आज की जितना न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है सब कुछ मिला करके वो लगभग 8.8 गीगावाट्स का है। 7 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जिसके अंदर 25 अलग अलग रिएक्टर्स हैं, पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं ये। और सब मिल के कितना बना रहे हैं इतने दशकों के बाद? 8.8 गीगावाट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने खराब काम किया है, मैं ये कह रहा हूं कि जो अडानी ग्रुप करना चाह रहा है वो बहुत ही वाइल्ड है। अब इसको जरा ऐसे सोचिए कि इंडिया ने अपने पहले रिएक्टर से लेकर के आज तक 25 रिएक्टर जो बनाए हैं उसमें उसे 60 साल लगे हैं। अगर अडानी ग्रुप का कहना है कि हम ये सब कुछ इतने कम समय में करके दिखाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मेजर ट्रैकिंग इवेंट बन जाता है कि यार ये ग्रुप कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, पूरी सप्लाई चेन कैसे बनेगी, सब कुछ स्टडी करने में कितना मजा आएगा, सोच सकते हो। अब मैं जानता हूं कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहली बार में ये सब पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूँ, मत करो यकीन, करना भी नहीं चाहिए जब तक सबूत ना हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे रिमाइंड करेंगे और मैं उनसे पहले ही अग्री कर रहा हूँ कि भाई जैन कंस्ट्रक्शन तो पहले ही शुरू हो जाएगा ना, तभी तो उस वक्त 3 साल के अंदर सब कुछ लाइव होगा। बिल्कुल सही बात पकड़े आप। रिएक्टर 2035 में जिंदा हो इसका मतलब उसके लिए काम अभी से चालू होना पड़ेगा। और यहीं पे आती है असली जो चैलेंज है। न्यूक्लियर बनाने में दुनिया भर में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं एक एक रिएक्टर को लेकर के। फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, हमारी सरकार की ही एक कंपनी है NTPC जिसने रिसेंट में अपने पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम शुरू किया। कहाँ पे? राजस्थान के माही बंसवाड़ा में। और उनका अपना जो टारगेट है वो है वो वाला प्लांट जिसपे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है,
वो उसका पहला यूनिट लाइव करेंगे 2031 में, और पूरा का पूरा प्लांट लाइव होते होते लग जाएगा क्या 2036, मतलब आज से 10 साल। समझ रहे हो बात को कि यार शुरुआत से लेकर के पहला प्लांट लाइव हो उसमें कितना लगा 6.5 साल, और कंप्लीट प्लांट लाइव हो उसमें कितने लगे 10 साल। यही है पूरी बात। न्यूक्लियर आखिर इतना धीरे क्यों बनता है? क्योंकि यार ये कोई नॉर्मल पावर प्लांट नहीं होता है। हर वेल्ड, हर पाइप, हर कंक्रीट पोर, इन सबको रेगुलेटर चेक करते हैं, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एंड ये सब कुछ जब सही हो उसके बाद आपके फ्यूल भी आपको सॉर्ट करना होता है, सेफ्टी क्लियरेंसेस अलग से लगते हैं, कंटेनमेंट डोम अलग से लगाना होता है। ये वो घर नहीं है जो कि आप जल्दबाजी में बस खड़ा कर दो। ये वो घर है जिसकी हर ईंट को इंस्पेक्ट करके सामने रखना पड़ता है। इसलिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यूनिट होता है उसको डिजाइन से लेकर के चालू होने तक अक्सर 8 से 10 साल लग जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। और इसीलिए अडानी ग्रुप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है उसका असली गहरा काम, फाउंडेशन, रिएक्टर वेसल, सब कुछ, इनका काम अभी आने वाले 5 साल के अंदर जब शुरू होगा, तब जाकर के आने वाले 5 साल के अंदर हमें इसके ऊपर कुछ काम दिख सकता है, जिसके रिजल्ट में 2035 तक ये नंबर शायद रियलिस्टिक हो जाएंगे कि हाँ ये प्लांट्स बनके रेडी हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए ये बहुत धीरे से समझने वाली बात है कि अनाउंसमेंट 2026 में इसलिए हो रही है ताकि जमीन आइडेंटिफाई हो सके, काम चालू हो सके, और होते होते इतना समय लग जाएगा कि फिर फाइनली जाके ये रियलिस्टिक होगा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेके आने वाले 10 साल के जो पूरा सफर है वही इस पूरे के पूरे मिशन का सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब कुछ सही हो सके उसके लिए एक और दूसरी चीज लगेगी जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही है। वो क्या है? पैसा। न्यूक्लियर दुनिया के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक होता है। बहुत बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत लंबा वेट पीरियड होता है जब जाकर के सारे पैसे वापस आने लगते हैं और उससे कोई कमाई निकलती है। चलो एक जरा सा नैपकिन मैथ करके देख लेते हैं। एनटीपीसी का जो माही बंसवाड़ा का प्लांट लग रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? 2.8 गीगावाट्स, और खर्चा 42,000 करोड़। ये तो अभी बोला गया है, मतलब लगभग 15 करोड़ पर मेगावाट तो होगा ही होगा। और 10 गीगावाट का मतलब होता है कि यार 10,000 मेगावाट। अगर आप सिंपल सा मैथ करके भी देखो तो अडानी ग्रुप को अपना 10 गीगावाट का जो पूरा इंस्टॉलेशन करना है उसके लिए 1.5 लाख करोड़ तो भैया कहीं का नहीं गया, इतना तो चाहिए चाहिए। सिर्फ एक कंपनी से एक बेड के ऊपर। ये LIC की उस पॉलिसी की तरह है जो कि 20 साल बाद मैच्योरिटी देती है। बस स्केल करोड़ों में नहीं लाखों करोड़ों में जा रही है। एंड टू बी वेरी वेरी जेनरस आउट हियर, किसी भी प्राइवेट ग्रुप के लिए इतना बड़ा कमिटमेंट करना ये देश की पॉलिसी के ऊपर और देश की स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ी बेट है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जरा सी कोई चूक अगर हुई ना तो कीमत आपका पूरा का पूरा ग्रुप निकल सकता है। बट एनीवेज उस बात से जरा थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं एंड क्रक्स लेते हैं। क्रक्स क्या है कि अडानी ग्रुप अपनी जेब से आज पैसा निकाल करके अगले पूरे दशक तक जम के खर्चा करेगा, तब जाकर के विजन उसका पूरा हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं पेशेंस का गेम है, और इस पेशेंस के खेल में क्या ये ग्रुप खड़ा उतरता है देखने की बात होगी। बट देखिए, मैं एक चीज जरा क्लियर कर देता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि अडानी ग्रुप इस डेट को हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सेक्टर में टाइमलाइंस दुनिया भर में स्लिप करती हैं, फ्रांस में, अमेरिका में, हर जगह। तो वो जो 3 साल की विंडो हमें दिख रही है जिसके अंदर ये सारी कैपेसिटी लाइव होनी है, रियलिस्टिकली वो 4, 5, 6 साल भी हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शायद ये है कि जरा सोच के देखो हम कितना आगे आ गए हैं एज अ कंट्री ऑन द एस्पेक्ट कि हम आज तक ये बात करते थे कि प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। फिर हम इस पे आए कि प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा लगाना भी चाहेगा क्या, और आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में इस पे पैसा लगाना शुरू कर रहा है। इस केस स्टडी में हमने जरूर अडानी के ऊपर हमने फोकस किया है, बट जिंदल ग्रुप भी इसके ऊपर जम के अंदर घुस रहा है, टाटास भी इसके अंदर घुस रहे हैं, सब के सब इसके ऊपर बड़ी बेट लेना चाह रहे हैं। और इसी वजह से ये हमारे कंट्री के न्यूक्लियर स्पेस के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो दोस्तों, क्या आपको याद है हमने इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, ये 10 गीगावाट्स कब जाके जिंदा होगा? अब जवाब देख लो, आपके बिल्कुल सामने है। आधे से ज्यादा, शायद पूरा का पूरा एक 3 साल की विंडो के अंदर ये लाइव होगा। एक प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट अकेले हमारे इस पूरे देश के 60 साल की जो न्यूक्लियर इतिहास की प्रोग्रेस है उसको मैच करने की कोशिश करने जा रहा है। क्या नामुमकिन है? वेल, शायद और शायद नहीं भी। लेकिन इनका ये सोचना और बाकी कई प्राइवेट ग्रुप्स का भी इतने ही एम्बिशियस टारगेट्स को लेना, ये हमें बताता है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। हम एक ऐसे देश से जहां पे न्यूक्लियर कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाती थी, एक ऐसे देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां मल्टीपल प्राइवेट ग्रुप्स इस चीज को एक चुनौती की तरह ले रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करने को जा रहे हैं। तो ये टारगेट्स थोड़े से सही गलत हो सकते हैं, नंबर्स थोड़े से सही गलत हो सकते हैं, बट डायरेक्शन बिल्कुल साफ हो जाती है। और मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। बाकी यस, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पर्सपेक्टिव बनता है जो काफी इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। ये सिर्फ अडानी और कुछ प्राइवेट ग्रुप्स की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सवाल छुपा हुआ है कि अब इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर का बिल भरेगा कौन। वो एंगल
एक डिटेल डीप डाइव अपने आप में बन जाता है। अगर आप उस पर चाहेंगे कि हम वीडियो लेके आए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आज का ये डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल, कुछ नया, कुछ अच्छा जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो किसी से शेयर जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं ग्रो एज। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.